स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फॉरेन ट्रेड के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि 1950 से 1990 तक इंडिया में फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी। जस्ट हैव अ लुक। Foreign trade in India includes all the imports and exports to and from India. India entered into the planned development era in 1950s, and at that time, import substitution was a major element of India's trade and industrial policy. In 1950, India's share in total world trade was 1.78%. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं फॉरेन ट्रेड का मतलब है सारे इंपोर्ट्स और सारे एक्सपोर्ट्स जो इंडिया में या इंडिया से हो रहे हैं, राइट। इंडिया प्लान्ड डेवलपमेंट एरा में 1950s में एंटर हुआ। उस टाइम वी हैव अडॉप्टेड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज अ मेजर ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज आवर मेन पॉलिसी। नाउ कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? डू यू नो अबाउट दिस पॉलिसी? Be quick. Raise your hands if you know anything about import substitution and if you can explain what is it. You can also take help from your book, right? Okay, yes. मैम जब अपन इम्पोर्टेड गुड्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स से रिप्लेस कर देते हैं। बिल्कुल, when we avoid imports and when we try to produce such goods in our own economy, then the policy can be treated as import substitution policy. Just have a look. Trade policy, import substitution. In order to be self-reliant in vital sectors, India has followed the strategy of replacing many imports by domestic production. हमने ये प्लान किया कि बहुत सारी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उनको अब हम क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी में ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. इट विल गिव अस टू बेनिफिट्स. बेनिफिट नंबर फर्स्ट, वी विल बी एबल टू जनरेट मोर आउटपुट इन आवर ओन इकोनॉमी. जीडीपी इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोडक्शन होगा, और जैसे ही प्रोडक्शन होगी जीडीपी इंक्रीज होगी, चेन सारी बन जाएगी. चेन कौन सी बनेगी? मोर जीडीपी, मोर आउटपुट. More output means more employment in the economy. Again, more employment means more income in the economy, which will increase the welfare of people living in the economy. तो इसके लिए भी ये जरूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करें. प्लस it will also save the precious foreign currency of our nation. जो भी हमारे पास foreign currency है उसको भी हम सेव कर पाएंगे if we will produce the goods in our ओन इकोनॉमी. तो हमारा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी नहीं रहेगा और सेविंग जो होगी वो हम अदर नेसेसरी आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट. अब देखिए आगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हैं. इन द फर्स्ट 7-5 year plans, trade was characterized by an inward looking trade strategy. Technically the strategy is called import substitution. It refers to a policy of replacement or substitution of imports by domestic production. Imports को substitute करना है domestic production से, यानी अपनी इकोनॉमी में ही goods बना देना है. Example given है, instead of importing vehicles made in the foreign country, domestic industries would be encouraged to produce them in India itself. Now just have a look. What was the basic aim of this policy? The aim was to protect the newly established domestic industries from foreign competition. अगर हमें अपनी ऐसी इंडस्ट्रीज जो अभी अभी सेटअप हो रही हैं, जिन्होंने अभी बेस से ही स्टार्ट किया है, जीरो से ही स्टार्ट किया है, अगर हम उनको फॉरेन मेड गुड से compete करने के लिए छोड़ देंगे तो उनका सर्वाइवल टफ हो जाता है. इसलिए गवर्नमेंट डिसाइडेड कि यहाँ पे उनको फॉरेन गुड से कंपटीशन नहीं फेस आउट करना पड़ेगा. They will be allowed to compete only with the domestic industries, right? अब दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. नंबर 1, we will save our precious foreign exchange, and नंबर 2, सेल्फ रिलायंट हम बन पाएंगे, यानी हम अपनी इकोनॉमी की जीडीपी को इंक्रीज कर पाएंगे, राइट. नाउ हैव अ लुक. ये प्रोटेक्शन दिया कैसे गया? The protection was given by using tariff and non-tariff barriers. टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर. टैरिफ बैरियर यानी जो टैक्स लगा के बैरियर लगाए जाते थे. गवर्नमेंट ने क्या किया, अननेसेसरी जो इंपोर्ट्स हो रहे थे उन पे हैवी टैरिफ अनाउंस कर दिए, यानी हैवी टैक्सेस जो इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगते हैं उस टैक्स की रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी. ये इंपोज करने का टारगेट ये था कि जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो कॉस्टली हो जाए
और डोमेस्टिक गुड्स चीप रहेंगे, इंपोर्टेड गुड्स कॉस्टली रहेंगे, तो लोग अपने आप ही डोमेस्टिक गुड्स को प्रेफर करना शुरू कर देंगे। बट एक रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा था जो लग्जरियस आइटम्स फिर भी इंपोर्ट कर रहा था, उनको उस हैवी कॉस्ट से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, वो फिर भी उसको इंपोर्ट किए जा रहा था। अब गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन था, तो डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं सकती थी, तो गवर्नमेंट ने नॉन टैरिफ बैरियर, जिसको क्वाटा बैरियर भी कहा गया, ये बैरियर लगाया। क्वाटा सिस्टम में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लिमिट्स फिक्स कर दी कि इतनी क्वांटिटी ही एक साल में ये एक ट्रेडर इंपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा इंपोर्ट अलाउड ही नहीं होगा। यानी क्वाटास फिक्स कर दिए, लिमिट्स फिक्स कर दी ऑन इंपोर्टिंग द कमोडिटीज। जब ये लिमिट्स फिक्स की तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएगा। तो दीज वर द टू प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय गवर्नमेंट। नंबर 1, टैरिफ यानी टैक्सेस लगा के बैरियर लगाए। जब टैक्स से भी काम नहीं चला तो गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दी कि इस लिमिट के बियॉन्ड इंपोर्ट नहीं होंगे। नाउ जस्ट राइट नॉन टैरिफ बैरियर इन फ्रंट ऑफ कोटास। कोटा बैरियर जो है, इसी का दूसरा नाम नॉन टैरिफ बैरियर भी है। नाउ जस्ट हैव अ लुक, कोटा के आगे लिखा हुआ है, quota refers to non-tariff barrier imposed on the quantity of import and export. It is fixing the maximum limit on the imports of commodity by a domestic producer. Maximum limit set कर दी जाती है. Now have a look. The tariff on imported goods and fixation of quotas helped in restricting the level of imports. As a result, domestic firms could expand without fear of competition from the foreign market. हमारी जो domestic firms है, वो बिना कंपटीशन के भी ग्रो कर पाए। नाउ जस्ट हैव अ लुक, रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्या रीजन था? The policy of protection is based on the notion that industries of a developing country like India are not in a position to compete against the goods produced by more developed economies. With protection, they will be able to compete in due course of time. क्या कह रहा है ये point? Who will explain? I have read the point for you. Now I want the explanation from your side. So raise your hands for explanation part. Yes, be quick. Raise your hands. Yes, Jagriti, unmute yourself. Okay, it is taking time. So Garv will explain us. Yes, Garv, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, beta. Try the explanation of this point. Ma'am, foreign trade. Reason for import substitution, point number 1. Read the point and explain it. क्या कह रहा है ये? मैम पहले रीड करना है, एक्सप्लेन करना सीधा? डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम जब ये रीजन है मैम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, जो उसकी पॉलिसी मैम प्रोटेक्शन वाली, उसमें मैम ये है कि जो अपनी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज है मैम, उसमें अगर इंपोर्ट ही इंपोर्ट होता रहेगा तो डेवलप कम हो पाएगी और वो कम्पीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के अलावा मैम जो बाहर की कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके प्रोडक्ट से हम compete नहीं कर पाएंगे। Okay, nice try. Just have a look. ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अडॉप्ट की है, वो इस मान्यता पे बेस्ड है। ये एक नोशन है, एक मान्यता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया जैसी, उन कंट्रीज की इंडस्ट्रीज अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि वो क्या कर सके। अभी यानी 1950s में जब हमने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, राइट, तब ये मान्यता थी कि क्योंकि अभी अभी हमने न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू की है, अब ये इंडस्ट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज की इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से compete नहीं कर पाएगी, ये केपेबल नहीं है कि ये compete कर पाए। तो ऐसे में अगर आप उनको प्रोटेक्शन दोगे तो उस प्रोटेक्शन के टाइम पीरियड में ये इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी और धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस ये केपेबल हो जाएंगी कि हाँ थोड़े टाइम के बाद ये compete कर सकती है। एकदम इनिशियली स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड देखिए,
Restriction on imports was necessary as there was a risk of drain of foreign exchange reserves on import of luxurious item. कुछ luxurious items import हो रहे थे, उन पे restriction लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उनको import करते करते हमारी country का जो precious foreign currency reserve था, वो reserve कम होने लग गया था, तो उसको बचाना भी जरूरी था. Now have a look. हमने जो मेन टॉपिक है फॉरेन ट्रेड कंप्लीट कर लिया है. ये छोटा सा ही टॉपिक है, बस आपको इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि फॉरेन ट्रेड यानी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. हमने उस टाइम जो ट्रेड पॉलिसी लगाई वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फिर दो तरीकों से लगाई, टैरिफ बैरियर और क्वाटा बैरियर लगा के. और क्यों लगाई गई? क्योंकि ये मानना था कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. अब देखिए हम यहाँ पे एक क्रिटिकल अप्रेजल करने वाले हैं फर्स्ट 7 5-year प्लान्स में इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर का. पोजीशन इंप्रेसिव थी, बट दैन टू बताएंगे और फिर पॉइंट नंबर 4 से हम बात करेंगे कि क्या क्या शॉर्टकमिंग रही हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की. जस्ट हैव अ लुक. The achievement of India's industrial sector during the first 7 plans are impressive indeed. Yani impressive to thi position achievements. Number 1, the proportion of GDP contributed by industrial sector has increased in the period from 11.8 in 1950-51 to 24.6% in 1990s to 91. यानी अगर हम देखें GDP में contribution तो ये increase हुआ है. This rise in industry share of GDP is an important indicator of development. ये शो कर रहा है ना कि डबल से भी ज्यादा हो गया है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन. इट मींस हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ. The 6% annual growth rate of industrial sector during the period is also admirable. यानी 6% से जो ग्रोथ रेट हो रही थी वो भी काफी इम्प्रेसिव थी. आगे देखिए. Indian industry was no longer restricted to cotton, textile, and jute. It also included engineering goods in a wide range of consumer goods. The industrial sector became well diversified by 1990, largely due to the public sector. यानी पहले जो हम कॉटन और जूट टेक्सटाइल जूट तक ही लिमिटेड था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो अब ग्रो करने लगा. उसमें डाइवर्सिफिकेशन आया, यानी नंबर एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई. अब हम इंजीनियरिंग गुड्स भी बना रहे थे और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स भी बना रहे थे, बट बेसिकली दिस डाइवर्सिफिकेशन वाज बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर. आगे देखिए. द प्रमोशन ऑफ एसएसआई किया था ना हमने, प्रमोशन एसएसआई को रिजर्व किए थे कुछ प्रोडक्ट्स उनके लिए, राइट. has gave opportunities to people with small capital to get into business. छोटी कैपिटल वाले लोग भी बिजनेस शुरू कर पाए क्योंकि एसएसआई को प्रोटेक्शन दिया था गवर्नमेंट ने. New investment opportunities helped in generating more employment. It promoted growth with equity. जब एसएसआई को प्रोटेक्शन मिला तो उससे छोटे छोटे बिजनेसेस खुले जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी. यहाँ भी आपको याद रखना है, एसएसआई इज द सेकेंड जॉब प्रोवाइडर. फर्स्ट है एग्रीकल्चरल सेक्टर, नंबर 2 एसएसआई है. नेक्स्ट, protection from foreign competition enabled development of indigenous means local industries in the areas of electronics and automobile sector which otherwise could not have developed. ये आपको पॉजिटिव बता रखा है यहाँ तक कि फॉरेन कंपटीशन से जो हमने प्रोटेक्शन दिया डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में ग्रोथ हुई, लोकल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई. बट अब ये नेगेटिव बात शुरू कर रहा है. However, this protection had two drawbacks. दो ड्रॉबैक्स थे. Number 1, the inward-looking trade strategy. Our policies were inward-looking, so we failed to develop a strong export sector. हमने सारा फोकस इसी पे किया कि हमें इंपोर्ट नहीं करना है. हमने इस पे फोकस नहीं किया कि हमें एक्सपोर्ट भी करने की जरूरत है. हमारी इंडस्ट्रीज को हमने फॉरेन गुड्स के साथ compete करना सिखाया ही नहीं, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के गुड्स फॉरेन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए. ये देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, लैक ऑफ कंपटीशन. Due to restrictions on imports, some domestic producers made no sincere efforts to improve the quality of their goods, as it forced the Indian consumers to purchase whatever is produced by them.
हमारे इंडियन डीलर्स को कोई कंपटीशन ही नहीं फेस करना था, क्योंकि सभी न्यू एस्टैब्लिश हुए थे। जैसे प्रोडक्ट वो बना रहे थे कंज्यूमर को वही खरीदने पड़ते, क्योंकि कंज्यूमर के लिए मॉडर्न गुड्स तो अवेलेबल ही नहीं करवाए थे, फॉरेन गुड्स तो अलाउड ही नहीं थे। तो ऐसे में कोई कंपटीशन नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन जो इंडस्ट्री थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे डेवलप नहीं हो पाई, वो फॉरेन मार्केट में नहीं सरवाइव करने के केपेबल थे हमारे गुड्स, तो हमारा फॉरेन एक्सपोर्ट सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। आगे, according to some economists, we should protect our products from foreign competition as long as the rich nations continue to do so. ये कह रहे हैं even after these drawbacks, कुछ economists कहते हैं कि जब तक बड़ी बड़ी कंट्रीज अपनी इकोनॉमी में अपनी गुड्स को प्रोटेक्शन देती है तब तक वी कैन ऑल्सो डू दिस, राइट। आगे देखिए, लाइसेंसिंग पॉलिसी जो हमने इम्प्लीमेंट की, इट हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 3 चीजों के लिए लाइसेंस चाहिए था, राइट, फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री, फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री एंड फॉर डाइवर्सिफिकेशन। However, excessive regulation by government created two difficulties. Restriction बहुत ज्यादा थी, although restriction जरूरी थी बट बहुत ज्यादा थी, तो इससे 2 प्रॉब्लम हुई। नंबर 1, लाइसेंसिंग को मिसयूज किया। कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने लाइसेंस ले लिया न्यू फर्म स्टार्ट करने के लिए नहीं, अपना ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करने के लिए, ताकि कॉम्पिटिटर नई फर्म स्टार्ट ना कर सके, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। और लाइसेंसिंग टाइम कंज्यूमिंग था, तो काफी लोग लाइसेंस लेने से बचने के लिए भी वो इससे पीछे हट रहे थे, राइट। छोटी छोटी लेवल पे वो इंडस्ट्रीज ओपन ही नहीं करना चाहते थे, उनको लगता था स्टार्टिंग अ बिजनेस विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट का टाइम वेस्ट हो रहा था और कुछ एफएसआई डेवलप नहीं हो रही थी। नेक्स्ट, public sector had made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward area. एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस पब्लिक सेक्टर ने डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और बैकवर्ड एरियाज को डेवलप किया। However, the public sector continues to monopolize in certain non-essential areas which could be well handled by private sector. For example, telecommunication, hotel industry, production of some goods. कुछ एरियाज ऐसे थे जो 17 इंडस्ट्रीज में लिमिटेड थे, राइट। वहां प्राइवेट सेक्टर आके अच्छे से काम कर सकता था, बट पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली गवर्नमेंट ने खत्म नहीं होने दी, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का कुछ पैसा ऐसी जगह स्टक हो चुका था जहां प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा सकता था और पब्लिक सेक्टर का वो पैसा दूसरी जगह यूज किया जा सकता था। ये देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट precious funds of public sector channelized into areas where private sector could have been easily engaged. पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंट पैसा वहीं फंस के रह गया जहां प्राइवेट सेक्टर इजीली काम कर सकता था। नाउ many public sector firms also incurred huge losses but continued to function because of difficulty in closing a government undertaking. बहुत सारी PSUs लॉस में भी काम कर रही थी क्योंकि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना इतना इजी नहीं होता था। Next, the monopoly of public sector in such non-essential areas was criticized by many scholars. According to them, the role of public sector should be limited to strategic areas and private sector should be given the opportunity for other non-essential areas. कह रहे हैं कुछ स्कॉलर्स ने कहा पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड होना चाहिए, जैसे अभी करंट टाइम में लिमिटेड रोल है, राइट। और जो नॉन एसेंशियल एरियाज है वहां प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी हमने दी थी इन द ईयर 1991। लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, according to some economists, public sector is not meant for earning profit but to promote the welfare of nation. So they should be evaluated on the basis of their contribution to welfare of people and not on the profits they earn. जब ये डिबेट आया कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं, आप पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिट के बेसिस पे जज ही नहीं कर सकते, इवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, जब पब्लिक सेक्टर का मोटिव ही सोशल वेलफेयर है, तो हाउ कैन यू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट? ऐसे में उन्होंने कहा इफ यू वांट टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू लुक एट द वेलफेयर प्रमोटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसी से उसका इवैल्यूएशन होगा अदर देन प्रॉफिट मोटिव। कंक्लूजन देखते हैं, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। इसके बाद में हम ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे और स्टार्टिंग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक अच्छे टॉपिक से। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।
देखिए, द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 3 सेक्टर्स कैन बी समराइज्ड एज अंडर। नंबर 1, एग्रीकल्चरल सेक्टर में बात करें तो इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सेल्फ सफिशिएंसी आई। लैंड रिफॉर्म की वजह से जमींदारी सिस्टम एंड हुआ। ये एग्रीकल्चर का कंक्लूजन है, राइट। इंडस्ट्रीज का कंक्लूजन देखें तो मेन पॉइंट, की पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई। और काफी इंडस्ट्रियलिस्ट, काफी इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का कंक्लूजन क्या है, दैट आर पॉलिसीज वर इनवर्ड लुकिंग। तो एक एक्सपोर्ट सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया उससे उनकी ग्रोथ तो हुई, सेल्फ रिलायंस तो हुआ, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाई बिकॉज दे वर नॉट फेसिंग एनी कंपटीशन। आगे देखिए, the need for reform of economic policy was widely felt in the context of changing global economic scenario. So new economic policy was initiated in 1991 to make our economy more efficient. This is the subject of next chapter. इसको ध्यान से सुने। अभी हमने कंप्लीट कर लिया है पोजीशन ऑफ इंडिया अप टू 1990s। अब ये जो अभी आपने कंक्लूजन में पढ़ा ना, जैसे हमने इंडस्ट्री के कंक्लूजन में पढ़ा कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे इंडस्ट्रियल पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर हमने ये भी पढ़ा ट्रेड से रिलेटेड कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी ये एक्सपोर्ट सेक्टर इसकी वजह से ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्शन दे दिया था। तो अब 1991 से रिलेटेड आगे की सारी स्टोरी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 3 आपको बताएगा कि कैसे इन सब रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए हम 1991 में एलपीजी पॉलिसी तक पहुंचे, और कैसे एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करने की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस आए। तो एक मेजर रिवॉल्यूशन इंडिया में आया इन 1991 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी। और ये पॉलिसी जैसे ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कंप्लीटली चेंज हो गई। कॉमर्स वाले बच्चों को ये चीजें 2 जगह पढ़नी है, वंस इन चैप्टर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड वंस ओवर हियर। और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे इसको यहाँ पे पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 3। Now, if you are having any doubt, you can raise your hand. Any question related to any part of this chapter, you can ask me. No doubts? Okay, then listen carefully. Now, what you are supposed to do, you have to just go with all the NCERT questions of this chapter. NCERT questions जितने भी दिए हुए हैं with answers given है, तो आप उनको जरूर करें। नोटबुक के काम के लिए आपको बता दिया गया है that you have to just do the questions, 10 questions, and you are supposed to send me the PDF of your answers by today. Okay, have a nice day, everyone. Thank you so much. We have completed the second chapter of Indian Eco. Now, in our next class, we will start the next chapter of macro, new chapter of macroeconomics.